बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी ज़ूलॉजी का जो आज का हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो है प्री डार्विनियन थ्योरी ऑफ चेंज। ये हमारा जो है वो लास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये वाला जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसमें हम डार्विन की थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और फॉसिल्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई क्वेश्चन है बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज की जो हमारा ये है प्री डार्विनियन थ्योरी ऑफ चेंज, इसको हम जो है इसका इंट्रो ले लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने ही ओरिजिनेट नहीं किया था बल्कि कुछ ग्रीक्स थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं। उनमें जो एक साइंटिस्ट थे वो हैं एम्पेडोसल्स एंड अरिस्टोटल। इन्होंने जो है वो ये डिस्क्राइब किया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ साथ चेंजेस आती हैं। इसी तरह जॉर्ज लुइस बफन इसी तरह हमारे पास जो है वो जॉर्ज लुइस बफन था। उसने जो है वो बहुत सारे जो है अपने ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर भी वेरिएशंस आती हैं और स्पेशली उसने वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करते, जस्ट लाइक अपेंडिक्स इन ह्यूमन। इसी तरह से एरास्मस डार्विन था, उसने वो एक फिजिशियन था एंड ग्रैंडफादर ऑफ चार्ल्स डार्विन था। उसने भी इंटरेस्ट लिया कि ओरिजिन एनिमल का ओरिजिन क्या है और एनिमल के जो है वो चेंजेस जो है वो एनिमल के अंदर कैसे आती हैं। आँख की थ्योरी है तो इसका भी हम जो है वो ओवरव्यू लेंगे कि जीन बैप्टिस्ट लमार्क जो है ये एक फ्रेंच ज़ूलॉजिस्ट था। इसने एनिमल की क्लासिफिकेशन के ऊपर स्टडी की और इस तरह से इसने जो है थ्योरी दी कि किस तरह एनिमल के अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं। और उसका बिलीफ था कि स्पीशीज़ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होती हैं, जो स्पीशी एग्जिस्ट कर रही होती है, जो मौजूदा स्पीशीज़ होती हैं वो जो है प्री एग्जिस्टिंग स्पीशी से ही डिराइव होकर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी तरह लमार्क ने एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस का। उसने प्रपोज की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस के ऊपर। लमार्क का बिलीव था कि ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर न्यू ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और वो मॉडिफाई होते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गन से ही, और जो उनके अंदर एग्जिस्टिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो न्यू ऑर्गन में क्यों डेवलप होकर आते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से। तो वो ऑर्गन चेंजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म को उनकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऑर्गन के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। तो उसने इधर एग्जांपल ली जिराफ की और उसने ये डिस्क्राइब किया कि जो एंसेस्ट्रल जिराफ थे उनकी नेक शॉर्ट जो है उनकी नेक शॉर्ट थी देन अदर मैमल जो है उनके एज कम्पेयर्ड। से जिराफ ने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी उनकी जो है वो नेक उनकी लॉन्गर हो गई थी, तो इस तरह से उसने जो है वो मॉडिफिकेशन दी थी। इसी तरह से उसने जो है वो हाईली जो है वो स्ट्रक्चर जिस तरह वर्टिब्रेट की आई का है उसको भी उसने डिस्क्राइब किया कि उसके अंदर भी जो है वो चेंजेस आई हैं। उसको नेक्स्ट उसकी क्रिटिसिज्म और ऑब्जेक्शंस हैं लमार्क की इस थ्योरी के ऊपर। लमार्क ने पब्लिश की अपनी थ्योरी 1802 में और उसको बहुत ज़्यादा सोशल और साइंटिफिकली क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोसाइटी ने उसके ये एवोल्यूशनरी चेंजेस वाले आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था और वो उसके पास इस एविडेंस के कोई प्रूफ भी नहीं था जो कि उसके इस जो है एविडेंस को उसके इस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट कर सके। तो इस वजह से उसकी थ्योरी वो साइंटिस्ट के लिए अपनी उस थ्योरी को कन्विंस ना कर सका। लमार्क ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना किया एवोल्यूशनरी चेंजेस के बेस के ऊपर उस टाइम पे, और इसी तरह से जो है वो उसने जो है वो कहा कि चेंजेस जो है वो पास आउट होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में बाय गैमेट्स। फॉर एग्जांपल चेंज जो नेक हुई थी वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सो इस वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इस तरह से उसको जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे डार्विन अर्ली ईयर्स एंड हिज जर्नी। डार्विन जो है वो उसका नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। वो 12 फरवरी को 1809 में बॉर्न हुआ। उसके फादर एक फिजिशियन थे। डार्विन को कलेक्ट करने का बहुत शौक था, डॉग और हंटिंग को उसकी यूथ टाइम में। इसी तरह से उन्होंने इधर डार्विन की कुछ हिस्ट्री बताई हुई है कि डार्विन को जो है वो स्कॉटलैंड 1825 में स्कॉटलैंड के स्कूल में भेजा गया। उधर उसने जो है वो साइंटिस्ट के जो है वो कंपनी में 2 ईयर्स गुजारे और इसी तरह से डार्विन जो है उसने बहुत कुछ जो है वो सीखा और बाद में उसको जो है वो कॉलेज में उसको कैम्ब्रिज कॉलेज में भेज दिया गया ग्रेजुएट करने के लिए 1831 में। देन उसने जो है वो डार्विन ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कैम्ब्रिज साइंटिस्ट के साथ उसने उनकी कंपनी को एंजॉय किया और उसने बहुत ज़्यादा उस दौरान उसने जो है वो बीटल्स की जो है वो कलेक्शन की और वो जो थी उसने जो कंट्रीब्यूशन की थी बीटल की वो जो है बहुत वैल्यूएबल थी टैक्सोनॉमी में। इसी तरह से उसका वाया एज ऑफ HMS बीगल। तो जॉन
जो है वो कैम्ब्रिज में बॉटनिस्ट था, उसने डार्विन को नॉमिनेट किया कि वो खुद को सर्व करे द नेचुरलिस्ट ऑन मैपिंग एक्सपीडिशन। उसने अपने उस ट्रैवल के दौरान भी उसने बहुत कुछ सीखा। उसने जो है वो अपना 5 ईयर का वॉयज जो है उसने अपना ये कंप्लीट किया। उसने न्यूमेरियस कलेक्शंस की और उसने इस कलेक्शन को जो है वो कैम्ब्रिज में सेंड किया और उसने एक्सप्लोर किए कुछ रेन फॉरेस्ट, फॉसिल बेड्स, वोल्केनिक पीक ऑफ साउथ अमेरिका, कोरल अटलास और बहुत से साउथ पैसिफिक एरिया उसने जो है अपने उस वॉयज के दौरान जो है उन्हें एक्सप्लोर किया। डार्विन ने 5 वीक स्पेंड किए गैलापागोस आइलैंड में। गैलापागोस आइलैंड जो है वो वोल्केनिक आइलैंड का एक ग्रुप है, तो वो प्रेजेंट है 900 किलोमीटर अवे कोस्ट ऑफ द एक्वाडर से। और उसने उधर बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल की जो है लाइफ को उस आइलैंड के ऊपर जो है उसने स्टडी किया। उसने ये अपना वॉयज कंप्लीट किया तो वो उसकी एज जो है वो 27 ईयर्स ओल्ड थी। उसने साथ में जो उसके लाइफ थी उसने स्पेंड की उन स्पेसिमन को एग्जाम करने में और अपने नोट्स को जो है उसने रीड करने में। इस तरह से उसकी जो है वो पब्लिकेशन एक इम्पॉर्टेंट उसकी पब्लिकेशन पब्लिक हुई, जिसका बेसिस क्या था, ऑन द ओरिजिन स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थोड़ा सा जो है वो हमारा ओवरव्यू था। नेक्स्ट उसकी जो है वो हम देख लेते हैं कि डार्विन ने जो है अपना वर्क कैसे स्टार्ट किया था। तो डार्विन ने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट किया। वो उसने लॉन्ग उसकी जो है वो हार्ड वर्किंग थी। डार्विन चाहता था कि वो कन्विंस करे कि किस तरह से टाइम के साथ साथ चेंजेस आती हैं। डार्विन ने अपना ओपिनियन भी दिया और इस तरह से उसने अपना ओपिनियन दिया कि जो अर्थ के ऊपर इनहेबिटेंट्स हैं वो 6000 ईयर्स अगो से जो है वो इधर इनहेबिटेंट्स जो है वो रेयर नहीं हुए। तो डार्विन ने जो है उधर से इसको ये आइडिया मिला, तो उसने 20 ईयर्स जो है वो स्टडी की इस अपने आइडिया के ऊपर। डार्विन ने जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जियोलॉजी। डार्विन ने जो है इसके ऊपर बुक भी जो है वो पढ़ी चार्ल्स की, जिसको उसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बोला। इस तरह से जो है ये इसमें से सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है जियोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फॉसल एविडेंस। फॉसल एविडेंस क्या होते हैं? जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेड रिमेन होते हैं ऑर्गेनिज्म के या इम्प्रिंट्स, जिनको हम नक्श कहते हैं, जो कि रॉक्स के अंदर प्रिजर्व होते हैं, उन्हें हम फॉसल्स कहते हैं। तो HMS बीगल के दौरान जो अमेरिका में जो है वो जब उधर पहुंचे तो उन्होंने जो है डार्विन ने जो है वो ड्राई रिवर्स को जो है वो डग करना स्टार्ट किया अर्जेंटीना में। और डार्विन ने जो है 2 टाइप के फॉसल जो है उसको मिले। एक उसके पास फॉसल्स थे, फॉसल डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल। उसने जो है वो एक एक्सटिंक्ट जो है हिपोपोटामस लाइक एनिमल जो है, तब उसको टैक्सोडॉन कहा जाता था, उसको उसके फॉसल मिले। हॉर्स के फॉसल मिले थोएंथीरियम, तब उसको कहा जाता था, उसके फॉसल्स उनको मिले और उन्होंने क्लियर डिफरेंट था उन एनिमल में। और इस तरह से जो मॉडर्न हॉर्सेस थे जो साउथ अमेरिका में रह रहे थे और स्पेनिश ने एक्सप्लोर किए वो हॉर्सेस अमेरिका में 1500 ईयर्स में, और वो फॉसल सजेस्ट करते थे कि वो हॉर्सेस जो प्रेजेंट हैं और जो लॉन्ग एक्सटिंक्ट हो गए हैं 1500 ईयर्स में, हॉर्स जो हैं वो तब भी प्रेजेंट थे जो कि 1500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसी तरह से फॉसल सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिज्म। डार्विन ने जो फॉसल फाउंड किए वो गेंट जो है वो एरमेडिलॉस के थे, यानी कि गेंट स्लॉथ से थे। डार्विन ने उसके भी फॉसल जो हैं वो उस रीजन में उसको इसके फॉसल्स मिले और वो डिफरेंट साइज़ के थे लेकिन वो सिमिलर थे एक दूसरे के साथ। इसी तरह से उसको जो है वो डार्विन को जो है वो कॉन्सेप्ट मिला फॉसल्स का। तो उसका बिलीव था कि जो रिमेन होते हैं एनिमल के वो जो है वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से जो है वो उन्हें मिलते हैं। यानी कि एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुआ था नोहास फ्लड, उस फ्लड के अंदर उसका बिलीव था कि ये फॉसल्स के एविडेंस जो है उसमें स्पीशीज़ जो है वो कंपोजिशन ऑफ अर्थ की वजह से जो है वो चेंज हो गई थी। स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी और उन्होंने अपने कोई जो है डिसेंडेंट्स नहीं छोड़े थे, इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन वो अपने एक्सटिंक्ट होने से पहले जो है वो अपनी जो है न्यू स्पीशीज़ जो है वो अराइज उनकी हुई थी। हम देखेंगे गैलापागोस आइलैंड। तो ये नेक्स्ट जो है ये हमारा जो है वो समझने वाला है। जो हमने प्रीवियस अभी देखा है वो सिर्फ आपके लिए एक जनरल नॉलेज था कि किस तरह से उसने अपना जो है डार्विन ने जो है वो एवोल्यूशनरी के ऊपर काम हुआ, किस तरह से लमार्क ने काम किया, किस तरह से उसने अपना वॉयज किया और अपना सफ़र में उसने क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी थी। तो अगर मैं डायरेक्ट इस तरह से गैलापागोस आइलैंड से स्टार्ट करती तो आपको समझ नहीं था ना कि गैलापागोस आइलैंड क्या है। तो अब आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि गैलापागोस आइलैंड में उसने जो है डार्विन ने स्टडी की और उसने अपने 5 साल का वो जो है सफ़र जो किया और उसने उसमें गैलापागोस आइलैंड में क्या देखा, उसने गेंट टर्टल्स देखे गैलापागोस आइलैंड पे। तो HMS बीगल जो है वो गैलापागोस आइलैंड पे स्टॉप हुआ और उस आइलैंड का जो प्रेजेंट था वेस्टर्न शोर के ऊपर, साउथ अमेरिका में वेस्टर्न शोर के ऊपर प्रेजेंट है। इसका नेम जो है वो रखा गया आफ्टर लार्ज टर्टल्स गैलापागो। गैलापागो के बाद उसका नाम रखा गया कि गैलापागोस आइलैंड, यानी कि उधर गैलापागो थे, यानी टर्टल्स बहुत ज़्यादा थे उधर इनहेबिट थे। उनका वेट 250 kg था और उनके शेल जो है वो अप टू 1.8 मीटर डायमीटर के थे और वो 200 to 250 ईयर से उधर रह रहे थे।
तो ये आइलैंड डार्विन ने जो है उसमें उसने देखा उनके टर्टल्स और उनके शेल देखे कि वो डिफरेंट थे और डिफरेंट पार्ट ऑफ द अल्बेरमेला आइलैंड से डिफरेंट थे उनके। तो डार्विन ने नोट किया कि कुछ अदर डिफरेंसेस भी हैं उन टर्टल्स में। तो उसने जो है कुछ लॉन्गर नेक के थे, कुछ शॉर्टर नेक के थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या थी डार्विन की। रीजंस और सिमिलैरिटीज़ के डार्विन ने जो है वो एक्सप्लेन किए थे कुछ एंसेस्ट्रल एनिमल अपने ट्रैवल के दौरान मेनलैंड में। उसने कवर किया 900 किलोमीटर का ओशन और उसने गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे और उसने जो है उधर आइलैंड के ऊपर ऐसा फाना अराइज हुआ था और एक आइलैंड, लेकिन जो आइलैंड था वो वल्केनिक था। तो इस वजह से जो है उस आइलैंड के ऊपर 2 अलग अलग किस्म के जो हैं वो रह रहे थे, टर्टल्स की टाइप्स रह रही थी। तो जो डार्विन ने 2 टाइप्स के टर्टल्स जो हैं वो स्टडी किए थे उन डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, तो वो उसने एक्सप्लेन किए उनके डिफरेंसेस की वजह से कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वो रीजन जो है, उनके कनेक्शंस की वजह से वो जो है अलग अलग हो गए थे। कुछ टर्टल्स जो हैं वो ऐसे मेन लैंड में रह रहे थे जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा थी और कुछ जो है वो कोस्टल रिवर में रह रहे थे। तो जो टर्टल्स लॉन्गर नेक के थे वो जिधर रह रहे थे वो ड्राई रीजन था, उधर लिटिल वेजिटेशन थी, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं थी, ड्राई रीजन था। तो इस वजह से उनकी को ये एडवांटेज था कि वो अपना फूड जो है वो ले सकते थे। इस वजह से उन टर्टल्स की लॉन्गर नेक उनको फेवर करती थी। और जो टर्टल्स शॉर्टर नेक वाले थे वो जिस रीजन में रह रहे थे वो मॉइस्चर रीजन था और मॉइस्चर रीजन में उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी लॉन्गर नेक की, इस वजह से वो शॉर्टर नेक वाले थे और वो उस रीजन में सर्वाइव कर रहे थे। नेक्स्ट उसने उधर गैलापागोस फिंचेस देखी। गैलापागोस फिंचेस जो हैं वो स्पैरो लाइक बर्ड्स होते हैं। डार्विन ने उनके ऊपर स्टडी किया डिफरेंट टाइप की फिंचेस के ऊपर और डार्विन ने नोटिस किया गैलापागोस फिंचेस के ऊपर कि वो कॉमन एंसेस्टर रखती हैं। यानी कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने देखा कि जो एंसेस्टर है फिंचेस की वो इन मेन लैंड में पहले रहती थी साउथ अमेरिका में। उनके एंसेस्टर गैलापागोस फिंचेस जो हैं वो मेन लैंड से ही अराइज हुई थी और कुछ फिंचेस जो हैं वो गैलापागोस आइलैंड पर रह रही थी मेन लैंड में और दे फॉर्म सिंगल और मल्टीपल कॉलोनाइजेशन। उन्होंने मल्टीपल कॉलोनीज़ बना ली थी और जो फर्स्ट बर्ड पॉपुलेशन थी वो मेन लैंड में रह रही थी, लेकिन बाद में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। जो अर्ली फिंचेस थी वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रही थी अब, और दीज हैबिटेट्स विदाउट अदर बर्ड्स एंड प्रीडेटर। एंसेस्ट्रल फिंचेस जो थी वो सीड ईटर्स थी, जो एंसेस्ट्रल उनकी फिशेस थी, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई हुए रैपिडली और उन्होंने सीड बेरिंग हैबिटेट्स में जब वो गए तो कुछ फिंचेस जो हैं वो अब वो सीड बेरिंग थी। 14 स्पीशीज़ जो फिंचेस की अरोज हुई थी उनके वो एंसेस्ट्रल ग्रुप से ही अराइज हुई थी, यानी जो मेन फिंचेस थी जो मेन लैंड में रह रही थी उन्हीं से आगे 14 स्पीशीज़ जो है फिंचेस की अराइज हुई थी। उनमें से जो वन ऑफ देम है वो स्मॉल कॉकस लैंड में रह रही थी। वो आइलैंड जो है वो नॉर्दर्न साइड पे था गैलापागोस आइलैंड पे, और वो स्पीशीज़ जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था वो आइलैंड का हैबिटेट। तो वो वाली फिंचेस जो थी उनमें डिफरेंट था उनके साइज़ में भी और उनकी बिल्स की शेप में भी। बिल हम कहते हैं चूंच को, इस तरह से वो रिलेट करती थी। डिफरेंट जो है वो डाइटरी एडॉप्टेशन थी उनके अंदर, यानी उनका जो फूड इनटेक करने का था उनकी बिल के अकॉर्डिंग और उनका फूड इनटेक भी अलग अलग था। उन फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड में रह रही थी उनकी जो है वो उनको प्रोवाइड करती है एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज़। एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से ही न्यू स्पीशीज़ का फॉर्म होना इन रिस्पॉन्स टू ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट। जब उनको न्यू हैबिटेट मिला उससे ही एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ के अंदर जो न्यू स्पीशीज़ बनी उसको हम कहते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है, आपको बात क्लियर हुई। यानी कि एडॉप्टिव रेडिएशन क्या है कि जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ रह रही हैं उनसे ही न्यू स्पीशीज़ बनी है। क्यों बनी है, किस रिस्पॉन्स से बनी है कि न्यू हैबिटेट जो है वो ओपन हुआ है, तो उन्होंने उस न्यू हैबिटेट में सर्वाइव तो करना है। तो इस वजह से उनका जो उन्होंने अडॉप्टेशन उधर अडॉप्ट की उनको हम कहते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। अब आपको इधर जो है वो फिंचेस की जो है वो 14 टाइप्स जो हैं वो इधर आपको नज़र आ रही हैं। एंसेस्ट्रल जो है वो 14 थी, यानी एंसेस्ट्रल से आगे उनका जो है वो अलग अलग जो है उनका फीड हैबिट हो गया था। यानी कुछ प्लांट्स पे फीड कर रही थी, कुछ इंसेक्ट पे कर रही थी, कुछ सीड पे, कुछ कैक्टस पे, कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर जो है वो फीड करती थी। तो ये डिफरेंट है उनकी कुछ वेजिटेरियन ट्री फिंचेस थी, कुछ स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंचेस थी, कुछ लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंचेस थी, कुछ मैनग्रोव फिंचेस थी, कुछ स्मॉल ग्राउंड फिंच थे, कुछ जो है वो शार्प बीक थी उनकी। इस तरह से कुछ कैक्टस ग्राउंड फिंच थी, कुछ कॉकस फिंचेस थी, कुछ जो है वो वार्बलर फिंच थी। तो उनकी बीक भी डिफरेंट थी। ठीक है, कुछ जो है उनकी लार्ज बीक थी, कुछ की मीडियम थी। तो इस तरह से उनकी जो है बीक भी उनकी अलग थी और उनका फूड इनटेक करने का मतलब फूड भी लेने का उनका सोर्स जो है वो अलग अलग था। तो ये उनके अंदर एडॉप्टिव रेडिएशन थी गैलापागोस फिंचेस के ऊपर। ठीक है, तो इधर तक ये आपको समझ आ गया होगा। तो
आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा मैं पहले आपको बता दूं कि ये हमारा मेन जो है वो याद करने वाला यही है, गैलापागोस आइलैंड पे जो उसने गेन टॉर्टोइजेस पे स्टडी की थी और गैलापागोस फिंचेस के ऊपर की थी। जो हमने ये प्रीवियस पढ़ा है वो आपकी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी कि आपको जो है वो पता हो कि किस तरह से जो है वो एवोल्यूशन के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था डार्विन का और लमार्क का। और ये चंद एक आध आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है जियोलॉजी की और फॉसल्स की। आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा।